गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टेंस। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है साइंस में, फिजिक्स में। यू आर अवेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स। आपको इस चीज का पता है स्टूडेंट कि जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। बोलो, होती है? यस और नो? ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कहते हैं, यही कहते हो? यस और नो? बोलो कि मेटल्स के अंदर क्या चीज है जिसके कारण कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि जो जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, ये सब जो है कंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं। ये मेटेलिक कंडक्टर जो हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। हम क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं इनको। स्टूडेंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहा जाता है। बोलो कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? क्या मतलब हुआ इसका कि कंडक्टेंस क्या होती है, क्या चीज है ये? कि आपने कहा स्टूडेंट्स कि देखो, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि एक वायर है कोई, ठीक है? ये कोई भी वायर ले लो आप, ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है? आपने पता है कनेक्शंस में ये वायर्स होती हैं। एक मेटल है, ये एक मेटल है, मैं कह रहा हूँ मेटल की वायर है। इसकी कोई लेंथ होगी स्टूडेंट, इसकी कोई लेंथ होगी। और यहाँ पर ये देख रहे हो, इसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये होगा? यस और नो बताओ। तो ये जो वायर्स होती है स्टूडेंट, जो मेटल्स की बनी होती हैं, आप कहते हो कि इनके अंदर क्या होता है कि मेटल्स होते हैं, जैसे कि एम मेटल्स हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री में, Mn+ और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मोबाइल हैं, ये फ्री हैं स्टूडेंट। ये आगे पीछे चल सकते हैं, ही चल सकते हैं। तो होगा क्या कि आपने जब इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया स्टूडेंट, क्या होगा? तो जब करंट पास कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक करंट को लेके चलेंगे, करंट को लेके चले जाएंगे। मतलब करंट क्या है? बेसिकली करंट इज नथिंग बट करंट इज ड्यू टू द कैरी इज ड्यू टू द चार्ज। कोई चार्ज है जो जो करंट का रिस्पॉन्सिबल है। चार्ज है किसका? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है मेटेलिक कंडक्टर्स में। तो मेटेलिक कंडक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट कि हम जब बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर, तो इसमें आप ये कहते हो कि सारी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही करंट पास करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन करंट को ले जा सकते हैं, चल सकते हैं, तो वो कंडक्टर हो जाते हैं। तो एक एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, दूसरे से चले जाते हैं। लेकिन जो मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कॉपर लिया तो कॉपर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई स्टूडेंट्स। जो कॉपर की तारें आपके घर में लगी हुई हैं, वहां से करंट निकल ही जा रहा है, लेकिन कॉपर तो कॉपर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। अगर आएगी तो फिर तो सारा खराब हो जाएगा वो। तो यहाँ पर उनकी कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आई, वो सेम रहती है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको पता है कितना होता है स्टूडेंट? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपको ये भी पता है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा स्टूडेंट, फिजिक्स में क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं स्टूडेंट, तो उन्हें एक रेजिस्टेंस मिलती है रास्ते में। रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ द करंट, आर। तो आर आपने पढ़ा, आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो क्यों होती है रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने कहा कि इनके अंदर तो Mn+ मेटल्स हैं, ये पड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो जब ये रास्ते में आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स के, तो क्या होगा? ये उनसे टकराएंगे, तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो समझिए कि जितनी लंबी लेंथ होगी वायर की, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है टू द फ्लो ऑफ द करंट। और जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उतना ही कम होने वाला है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है स्टूडेंट एक मेटेलिक कंडक्टर में, मेटेलिक ये हमने फिजिक्स में पढ़ा, तो रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस होती है ऑफर टू द फ्लो ऑफ द करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कर्नल ऑफ द मेटल आयंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर स्टूडेंट। इनकी कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं होगी जब करंट पास करेगा। तो आपने कहा, हमने पढ़ा था सर फिजिक्स में एक फार्मूला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जितनी लंबी लेंथ होगी कंडक्टर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है, उतने ज्यादा ये रास्ते में आएंगे उनको रोकने वाले, जो ये इलेक्ट्रॉन करंट को ले जा रहे हैं। और आपने ये कहा कि जितनी ये मोटी, जितना इसका सरकमफ्रेंस, जितना इसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया क्या है यहाँ पर? A πr² है। आप देख रहे हैं कैसे सिलेंड्रिकल शेप है ये।
तो ये जितना ज्यादा स्टूडेंट्स इनका रेडियस है ये, तो इनका एरिया ए है पाई आर स्क्वायर, आप देख रहे हैं जितना ज्यादा इसका एरिया होगा स्टूडेंट उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इन दोनों को कंबाइन कर दिया था स्टूडेंट 1 2, तो आपका बन गया था आर। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल होने हैं, इनको आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इन सबको नोट कीजिए। तो आपने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन द केस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, वी हैव स्टडीड दैट इन फिजिक्स। तो आपने कहा कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो इसको क्या बोला था आपने, रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोला था, रेजिस्टिविटी स्टूडेंट, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। यहां तक आपको पता है, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। ये सारा आपको पता है ऑलरेडी, यस और नो, जल्दी बताओ जो मैंने बताया। हाँ जी। तो ये वही फार्मूले फिजिक्स के हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, जो आपने यूज किए थे। तो आर का यूनिट भी आपको पता है, आर किस में मेजर किया जाता है, ओम्स में। तो ओम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। लेंथ अगर आपने सेंटीमीटर या मीटर, दो यूनिट, ऐसा यूनिट में मीटर है, लेकिन मीटर बहुत लंबा होता है तो ज्यादातर सेंटीमीटर यूज होने वाले हैं एल के। तो एल के लिए आपने मीटर यूज किया, तो एरिया के लिए फिर मीटर स्क्वायर हो गया ऐसा यूनिट में, और या फिर आपने सेंटीमीटर यूज किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये हमारे को एक फार्मूला मिल जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो हमने बताई थी वो क्या होती है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी स्टूडेंट यहाँ पर। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर L की वैल्यू 1 कर दूं स्टूडेंट, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और एरिया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है स्टूडेंट, तो L/A1 हो गया, तो R इज इक्वल टू रो हो गया। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ ए लेंथ 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो होगी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका एरिया होगा, वो जो रेजिस्टेंस होगी उसे ही रेजिस्टिविटी कहा जाएगा, उसे ही रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। तो ये बातें हमें ऑलरेडी पता है। ये किसके लिए पता है हमें, मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में हम जानते थे स्टूडेंट। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, आपके सामने बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी चल रहे हैं। सॉल्यूशन जब मैंने कह दिया स्टूडेंट, उसका क्या मतलब हुआ, आप कह रहे हो ये लो एक सॉल्यूशन है, ये देखो यहां पे एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर जो है कंडक्टेंस है, भाई कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स तो होंगे जो चार्ज को कैरी कर सकते हैं, चार्ज कैरियर्स होंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। जब चार्ज फ्लो करता है स्टूडेंट, फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो आप करंट कहते हैं स्टूडेंट, ये करंट आ गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, फिर सॉल्यूशन में क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, देखो अगर मेरे सॉल्यूशन में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो आयंस होंगे स्टूडेंट, क्या होंगे, आयंस। तो इनका तो मास बहुत निग्लिजिबल है इलेक्ट्रॉन्स का, आपको पता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल स्टूडेंट, लेकिन इनका तो मास भी होगा, ये आयंस हैं, ये तो आयंस हैं। जैसे भी अगर सोडियम आयन की बात कर रहा हूँ, क्लोराइड आयंस की बात कर रहा हूँ, इसके अगर मैंने अंदर NaCl डाल दिया तो आपने कहा सर इसमें तो सोडियम और क्लोराइड आयंस है, तो सोडियम का तो मास भी है आपको पता है, और क्लोराइड का मास भी है, और इनके चार्ज भी हैं। देखो ये चार्ज है, तो जो चार्ज इनके पास है उसी के कारण ये कैरी करते हैं, या ये जाते हैं अप टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड। दो प्लेट्स हम लगाते हैं, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले कहाँ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्टूडेंट। तो यहां पर जो चार्ज हमारे कैरियर्स हैं स्टूडेंट वो हैं आयंस। तो अब आप कहोगे सर ये तो लेंथ आपने बताई, एरिया बताया, अब सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में कैसे पता लगेगा कि कंडक्टर, कैसे हम बात करेंगे कि ये लेंथ कितनी है। तो देखो जो फार्मूले हमारे मेटल में थे वो भी एप्लीकेबल हैं सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर भी जब आयन चलेंगे तो उनको रेजिस्टेंस मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी। सॉल्यूशन को रेजिस्टेंस कौन देगा, कि सॉल्यूशन चल रहे, आयंस चल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या क्या चीजें हैं आयन में, तो सॉल्यूशन में तो बहुत कुछ है। दूसरे एक पॉजिटिव आयन चल रहा है तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव आयन भी, और सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी मोशन में है, वो भी बम्बार्ड कर रहे हैं। तो आयंस को सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से भी निकलना है, और कुछ और भी आयंस हो सकते हैं, तो उन सबको पार करना पड़ेगा। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आयंस कौन से हैं स्टूडेंट,
कि उनका साइज कितना है, उनका चार्ज कितना है, तो उनकी स्पीड कितनी है, उनकी आयनिक मोबिलिटी कितनी है, कोई आयन तेज चलता, कोई कम चलता, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की कम है। तो ये सारे फैक्टर्स वहां पे आ जाएंगे जब हम कंडक्टेंस इन करेंगे सोल्यूशन। तो मतलब समझ में आया कि जब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस। तो कंडक्टेंस को जब हमने डिफाइन किया था, तो हमने कहा था इज डिफाइंड एज डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट और ए कंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, हम उसको आपके एनसीईआरटी बुक में कंडक्टेंस का जो फार्मूला दिया है, आर का तो फार्मूला वही दिया रेजिस्टेंस जो हमने बताया, और ये जो लॉज हैं ओम्स लॉ या जो भी तुमने पढ़ा, ओम्स लॉ भी तुमने पढ़ा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर स्टूडेंट, वो सारे के सारे यहाँ भी एप्लीकेबल है सोल्यूशन के अंदर। लेकिन सोल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द आयंस, और आयंस का मास भी है, चार्ज भी आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आर मेरी रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। हमने डिफाइन किया स्टूडेंट, जी एक सिंबल हमने बनाया कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस हमने कहा इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसके यूनिट क्या थे, ओम्स। तो इसके क्या बने, इसके यूनिट क्या बन गए, ओम्स इनवर्स। इसके क्या यूनिट बने स्टूडेंट, यूनिट्स भी देख लो। तो जी का जो यूनिट है स्टूडेंट वो बना ओम्स इनवर्स, उसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको मोस भी कहते हैं स्टूडेंट, और इसको साइमंस भी कहते हैं, ऐसे से रिप्रेजेंट किया जाता है साइमन स्टूडेंट। तो इनको सिंबल दे दिया हमने कंडक्टेंस का साइमन, इसको हमने कौन सा यूनिट दे दिया, एस। एस इसका मतलब साइमन। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इज कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ द करंट पासिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वही जो फिजिक्स में हमने लॉ यूज किया था स्टूडेंट, तो वही हमने लॉ यहाँ पे यूज किया है, आई बाई वी। तो आई बाई वी से हम कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टेंस डिपेंड स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area of the cross section। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, देखो ये मेरा सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन है, इसके अंदर मेरे पास सोल्यूशन के अंदर आपके पास क्या है स्टूडेंट, आयंस। अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स की, देखो एक ये प्लेट मैंने लगाई है और एक ये प्लेट लगाई है। अब जब प्लेट होगी स्टूडेंट्स, उसका जो डिस्टेंस होगा उसको मैं L कह रहा हूं, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो मैंने दो इलेक्ट्रोड जो लगाए हैं स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर, जो प्लेट्स लगाई हैं उनका डिस्टेंस L है, और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ये जो एरिया कांटेक्ट में है सोल्यूशन का, उसी को एरिया लिया जाएगा। अगर इतने बड़े इलेक्ट्रोड लगा दिए और एरिया कितना कांटेक्ट में है, उसी को एरिया लेगा जो एरिया कांटेक्ट में होगा। देखो अगर मैंने ऐसे प्लेट लगाई है तो इसका कोई एरिया सरफेस, ये सरफेस एरिया इसका आप दिख रहे हैं यहाँ से, तो जो कांटेक्ट में होगा सोल्यूशन के, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं ये सोचूं A इंटू एल, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा V। तो अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो ये वॉल्यूम हो गया। अगर मैंने मीटर स्क्वायर में लिया तो ये मीटर का था, तो ये मीटर क्यूब हो गया। ऐसा यूनिट जो होते हैं वो मीटर होते हैं। मीटर बहुत लंबा होता है, तो जब भी बनेंगे सेल वगैरह आपको पता है, तो इतने बड़े हम नहीं बनाते, तो छोटे सेंटीमीटर ज्यादा यूज होता है। तो फार्मूलों के ऊपर ध्यान दीजिए, जो एग्जाम में हमने करने हैं स्टूडेंट, फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनसे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो आपने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो फार्मूला क्या बन गया, फिर ये तो वही फार्मूला जो मैंने अभी यहां पे बताया आपको। तो अगर मैं स्टूडेंट आर को, आर जो है तुमने कहा कि G इज इक्वल टू 1/r, तो अगर मैं आर की वैल्यू 1/g रख दूं स्टूडेंट, तो ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी की अगर मैं वैल्यू 1 मैं कर दूं, एक कंडक्टिविटी कप्पा, ये कप्पा एक ग्रीक वर्ड है, उसको मैं 1/ρ ले लेता हूं। कप्पा मैं क्या कह रहा हूं, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कह दूं, तो स्टूडेंट इसका क्या आएगा, फिर ये रो की वैल्यू क्या आ गई, 1/कप्पा, और ये L/A मैंने लिख दिया स्टूडेंट, L/A लिख दिया।
तो फिर ये फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट, क्या बन गया? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो फिर क्या बन गया, ये कप्पा ऊपर गया स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या आया, कप्पा इधर गया, और ये ए वाई एल आया, और ये जी आया। तो कंडक्टेंस की वैल्यू, ये कंडक्टेंस किसके बराबर हो गया स्टूडेंट? कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए वाई एल, इंटू ए वाई एल। तो ये एक हमने आपके सामने मतलब मैथमेटिकल आगे पीछे किया और कुछ भी नहीं किया, कि कंडक्टिविटी का एक फार्मूला बना रहे हैं स्टूडेंट, कि कंडक्टिविटी जो हमने डिफाइन की है 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर मैं ये लिखूं कंडक्टिविटी किसके बराबर है, तो कंडक्टिविटी के आपने कहा G इंटू एल बाई ए। तो ये कंडक्टिविटी है मेरी स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में फर्क आपको समझ में आया, कि अभी तक मैंने कहा कि कंडक्टेंस जो है, G मेरी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस तो तुमने कहा रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। इसका यूनिट भी तुमने बता दिया, साइमन से। ये क्या है, साइमन। और इसके यूनिट क्या है स्टूडेंट, एल के। ये अगर सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बन गया। तो कंडक्टिविटी का यूनिट भी सामने दिख रहे हैं मुझे। और एसआई यूनिट की बात करते हो तो उसमें आपने क्या, साइमन मीटर इनवर्स। चलो इसको मैं ठीक करके लिख दूं, आपको डाउट ना रहे, साइमन मीटर इनवर्स। तो ये किसके यूनिट बनाए हैं हमने, कंडक्टिविटी के स्टूडेंट। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखो ये यूनिट कई बार पूछे जा चुके हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंडक्टिविटी? तो कंडक्टेंस का फार्मूला आपके सामने है, जी इज इक्वल टू कंडक्टेंस 1/r विच इज कप्पा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए वाई एल, ए वाई एल। कंडक्टिविटी के यूनिट आपके सामने है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टेंस के यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, कंडक्टेंस रेसिप्रो साइमन, सिर्फ साइमन। तो अगर मैंने यह कहा कि देखो सॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एल की कोई वैल्यू है और ए की वैल्यू, अगर मैं एल को 1 कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 कर दूं, तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी वही कंडक्टिविटी होगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, कि अब इसकी डेफिनेशन दिखाते हैं आपको कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूं K will be equal to G when L is 1 centimeter and A is 1 centimeter square। मतलब वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट, L इंटू A 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता। तो अगर मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये जो भी सॉल्यूशन है, तो उस समय जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन आई हैव द 2 electrodes separated by a distance of 1 centimeter and the area which is in contact with the solution is 1 centimeter square, which is equal to conductivity of 1 centimeter cube of solution, conductance of 1 centimeter cube of solution student, or conductance of 1 milliliter of solution। is it right, yes or no? जल्दी बताओ। yes sir। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन सामने आ रही है, जिसे मैं कप्पा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या कहा, 2 चीजें अभी तक मैंने डिफाइन की। क्या क्या डिफाइन किया मैंने स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने क्या क्या बताया स्टूडेंट तुम्हें, मैंने तुम्हें बताई जी, तुमने कहा जी तो कंडक्टेंस है सर, और कंडक्टेंस का तुमने कहा कि 1/r है, और मैंने कहा यूनिट्स, तो तुमने कहा एग्जाम में मैंने यूनिट इसके साइमन लिखे एस। और फिर तुमने कहा कि एक मैंने कंडक्टिविटी डिफाइन की है, कंडक्टिविटी का आपने कहा कि कंडक्टिविटी का फार्मूला तो सर आपने ये बताया है, यहाँ पर हमने लिखा, अभी देखो दिख रहा है कि जी
इंटू एल बाई ए स्टूडेंट्स। इसका मतलब आपने ये कहा कि अगर मैं ये कहूं कि देखो यहाँ पर मैं ऐसी एक पिक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट, आप जरा इनके ऊपर ध्यान दीजिए, एक क्यूब बना रहा हूँ। देखो ये क्यूब है, अगर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का क्यूब है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इनका इनका एल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर मैंने सोल्यूशन जो भरा है स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने सोल्यूशन भर दिया, उसकी अगर मैं कंडक्टेंस मेजर करूंगा, कंडक्टेंस कैसे मेजर करूंगा वो तो हम बताएंगे आपको। ये देखो ये मैंने 2 वो लगा दी तारें, ये इलेक्ट्रोड बन गए 2, तो आपके ये 2 इलेक्ट्रोड हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर सोल्यूशन कितना है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है। तो इन इसके सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है स्टूडेंट, इसकी जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन स्टूडेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। यह डेफिनेशन बन गई कंडक्टिविटी की, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई। और इसके यूनिट्स तुमने क्या निकाले, एग्जाम में पूछेगा यूनिट्स ऑफ कप्पा, तो ऐसा ही यूनिट्स मैंने बनाने हैं। तो कंडक्टेंस के यूनिट तुमने कहा जी के साइमन है, और ये कितना हो गया मीटर बाई मीटर स्क्वायर। तो ये काट देता हूं, कितना बन गया, क्या बन गया फिर स्टूडेंट्स, यूनिट क्या बन गए साइमन मीटर इनवर्स। लेकिन क्योंकि मीटर बहुत बड़ा होता है, अगर मैं सेंटीमीटर ले रहा हूं तो फिर इसके यूनिट क्या बन गए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, किसके कप्पा के। ठीक है, यहां तक समझ में आई। तो कंडक्टिविटी इस तो हमने फिक्स कर दी, 1 मिलीलीटर सोल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी होगी। तो एक तरीके से ये कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जो है ये फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हमने क्वांटिटी को फिक्स कर दिया स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो कंडक्टेंस है वो तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो क्या है एक्सट्रिंसिक, वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट कि कितना वॉल्यूम आप ले रहे हैं, वो चेंज होती जाएगी, जितना वॉल्यूम आप लोगे उससे उससे वो वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस तो डिपेंड करती है जी और एल बाई ए, कितना एरिया ले रहे हो और कितनी लेंथ है इलेक्ट्रोड्स की, तो इस तरह से वो वैल्यू भी आपकी कंडक्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हमें अब समझ में आई स्टूडेंट कि हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया। ये जो फार्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। आपने कंडक्टेंस को 1/r कहा था स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने याद कर लिया। और आपने फिर एक ये भी बनाया कि जो r होता है स्टूडेंट वो रो इंटू L/A होता है। तो फिर अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं, इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या बनेगा, ये किसके बराबर आएगा, r की वैल्यू रो इंटू A/L, और 1/रो को तुमने कप्पा बोला था कंडक्टिविटी, तो ये क्या बन गया G इज इक्वल टू स्टूडेंट कापा, G इज इक्वल टू कापा इंटू A/L। तो ये फार्मूले आपने बना दिए। तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स की मैं बात कर रहा था, या मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और ये डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट किया जाए, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट। जब मैं मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर रहा था, मैं आपसे बता रहा था कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट, मेटल्स जो होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं इनके अंदर। चार्ज का फ्लो ही तो करंट होता है स्टूडेंट, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। लेकिन ये मेटल्स की अगर कोई भी मैंने वायर लगा दी थी, ऐसे कोई मैंने वायर लगा दी मेटल की, तुमने कहा ये लो ये एक मेटल की वायर है स्टूडेंट, तो हमने कहा कि ये तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर से चल रहे हैं,
और ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं स्टूडेंट। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, जिसके कारण की फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट होता है। करंट की डायरेक्शन कन्वेंशन से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दी गई है फिजिक्स में और साइंस में, तो हम उसी को यूज करते हैं। अब क्या हुआ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ये डिपेंड करेगा कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो मेटल भी हैं, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं मेटल के जो फ्री हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा ही आपका करंट होने वाला है, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उसी तरह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, +2 है तो 2 है, और +3 वालों में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो नेचुरली है कि जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं एक एटम के अंदर, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, तो वहां पे करंट ज्यादा आने वाला। ये बात समझ में आ गई, नेचर ऑफ द मेटल वैलेंस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि ये क्या बात हुई कि आप कहोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये इसकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो गई है, ये कैसे कम हो गई, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर है आपका, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, द कंडक्टेंस डिक्रीजेस। बताओ कि क्यों डिक्रीज होती है, क्वेश्चन आया था पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। When you increase the temperature conduct, क्योंकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है स्टूडेंट वो रैंडम हो जाती है, वो ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसे ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, और उसके अंदर जो कर्नल होते हैं जो मेटल के M+ हैं, जो M+ हैं वो उनसे टकराते हैं, और वो फिर पहले एक डायरेक्शन में जा रहे थे, अब वो सारी तरफ रैंडमली मूव करते हैं, उनकी मोशन रैंडम हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्टूडेंट electrons motion becomes more random and they will collide student, they will collide more with Mn+, वो जो कर्नल होते हैं जिन्हें कर्नल कहा जाता है, तो फिर वो क्या होगा कि उनका जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। जबकि मेटेलिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जो उनको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या दूसरे कोई आयंस या अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो वो स्पीड से वहां से निकल जाएगा, तो वहां पे कंडक्टेंस बढ़ेगी विद टेम्परेचर। लेकिन मेटालिक मेटल्स में कंडक्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, इनकी कोई कंपोजिशन चेंज होने वाली नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जो मेटल्स हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इसके अंदर कोई चेंज कंपोजिशन में नहीं हुई, जो भी हमने सब्सटेंस लिया था स्टूडेंट, मेटल में कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आई। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी है, हमारा फर्ज है उसको डिकोड करना, उसको समझाना। जो एनसीईआरटी एक छोटी सी लाइन लिखता है हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आपको पूरा समझाते हैं भाई ऐसा क्यों लिखा गया। हमारा मकसद ही डिकोडिंग ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द बुक है, तो इसलिए हम ये करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नो चेंज इन कंपोजिशन, कोई केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह बस चार्ज को लेके जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आए उनके पास चार्ज है उन्होंने दे दिया, फिर वापस साइकिल चलता रहता है, तो कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं हुई, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपको बात समझ में आई हमारी, बोलो कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। तो स्टूडेंट्स ये अभी तक हम आपको यूनिट्स बताए कंडक्टिविटी के, कंडक्टेंस के, और कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर्स बताए, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई। बहुत अच्छा तुमने समझा, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर। देखो जो आयंस होते हैं, मैंने कहा कंडक्ट जो सॉल्यूशन होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है स्टूडेंट्स, दैट इज ड्यू टू द movement of ions in the solution। तो आयंस सॉल्यूशन में चलेंगे, लेकिन आयंस का तो मास भी है, चार्ज भी है स्टूडेंट, वो कोई इलेक्ट्रॉन से जैसे छोटे तो पार्टिकल नहीं है जिसका मास निग्लिजिबल आप कहते हो 1/2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पर तो उनका चार्ज भी है और मास भी है और सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं स्टूडेंट। तो फिर वो जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है स्टूडेंट,
तो सबसे पहला वर्ड मैंने यूज किया इलेक्ट्रोलाइट। बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जब उनको आपने डाल दिया सॉल्यूशन में, पानी में डाल दिया, तो वो आयनाइज हो गए, मतलब वो डिसोशिएट हो गए स्टूडेंट, डिसोशिएट हो गए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपने HCl डाला तो ये टूट गया स्टूडेंट, ये इसके अंदर आयंस फटाफट बन गए भाई। इसको आपने पानी में डाला, एक्वस कह रहा हूं, तो ये लो, ये टूट गए एक्वस। आपने KCl की बात की स्टूडेंट, आपने इसको पानी में डाला, ये टूट गया स्टूडेंट्स। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ये आप कहते हो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आयोनाइज होते हैं। आपने कहा इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, वो सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आयोनाइज, हमने कहा 10 डाले थे, 10 के 10 टूट गए, ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम आयोनाइज होते हैं, वो पूरे आयोनाइज नहीं होते, उनकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, 5% से भी कम होती है। जैसे एसिटिक एसिड, आपने कहा कि एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डाला, तो आपने कहा ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा हूँ कि तो इसकी आयोनाइजेशन डिग्री बहुत कम है स्टूडेंट, तो इस तरह से टूटते हैं। तो इनकी आयनाइजेशन एक्वस दिखा रहा हूँ, ये एक्वस, क्योंकि आपको ये मैंने क्या लिखा, एक्वस मतलब पानी के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, तो इनकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बहुत कम होती है। और ये आप कह रहे हैं लेस देन 5% आयोनाइज होते हैं, लेस देन 5% आयोनाइज, तो मतलब लेस देन 5/100 कितना हो गया फिर, 100 में 5 टूटे हैं तो कितना हो गया, 0.05 इनकी अल्फा की वैल्यू, देख रहे हो बहुत छोटी है। तो इनके अंदर आयनाइजेशन कम होती है, इनके अंदर आयंस का नंबर कम है, तो अगर आयंस का नंबर कम है, चार्ज कैरियर्स कम है, तो कंडक्टेंस भी तो कम होगी स्टूडेंट्स। अगर चार्ज कैरियर ज्यादा है तो फिर कंडक्टेंस, एक तो फिर मैंने बोला नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, भाई कैसा है ये सॉल्वेंट, जो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, भाई कैसा है ये, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, कितने आयंस देता है, ये 2 आयन दे रहा है, कुछ ऐसे हैं वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी क्या होगी, तो उनकी नेचर के साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये साइज ऑफ द आयंस की बात कर रहा हूं, देखो आयंस होते हैं, जो आयंस स्मॉल साइज के होते हैं स्टूडेंट, स्मॉल साइज आयंस जो होगा उसका चार्ज हाई होगा, तो उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, सॉल्वेशन क्या होगा, मोर होगा स्टूडेंट। तो अगर उसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो फिर पानी में उसका साइज बढ़ गया, तो सॉल्वेटेड आयन का साइज बढ़ गया। अगर सॉल्वेटेड आयन का साइज बढ़ गया स्टूडेंट, साइज लार्ज है, तो अब क्या होगा, इसका चलना मुश्किल हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इसको सराउंड कर लिया पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स ने, और इसका साइज बड़ा हो गया, तो ये जब मूवमेंट होगी, उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो लार्जर द सॉल्वेटेड साइज ऑफ द आयन, द स्मॉलर विल बी द कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे कि अगर आपके पास Na+ है और K+ है, देखो ये K+ जो है ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये गैस में कह रहा हूं। और हाइड्रेशन में क्या हुआ, जब हाइड्रेट हो गया तो इसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई, क्योंकि ये छोटा है, चार्ज ज्यादा है, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई, मोर हाइड्रेशन, लेस हाइड्रेशन। तो जब हाइड्रेट हो गया स्टूडेंट, हाइड्रेट हो गया, तो K+ जो है वो लेस हाइड्रेटेड है। तो K+ जो हाइड्रेटेड आयन है, जो वाटर से सराउंड हो गया, वाटर से सराउंड होने के बाद स्टूडेंट, ये आपको मैं H2O दिखा रहा हूं, तो वाटर से सराउंड होने के बाद जो इसका साइज बना वो छोटा हो गया, किससे, सोडियम हाइड्रेटेड से। इसके पास ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड किए, इसको ज्यादा बड़ा बन गया, ये जब वाटर ने इनको सराउंड कर लिया, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ घेरा डाल लेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगी नेगेटिव पॉजिटिव में, तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, इसकी कंडक्टेंस इसकी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी कंडक्टेंस। तो हाइड्रेशन के ऊपर भी है,
और आप देखेंगे कि H+ की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जो H+ और OH आयन उनकी कंडक्टेंस बहुत हाई हो जाती है सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हॉप कर जाते हैं, हॉप कर जाते हैं। एक मैकेनिज्म होता है, H+ क्या करता है, वो चलता नहीं है लेकिन ट्रांसफर होता है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे तीसरे, इस तरह से हॉप कर जाता है। तो H+ और OH- की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इनकी वैल्यूज आपको बुक में मिलेंगी, काफी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। तो मैंने क्या बताया, H+ और OH- जो होती है, इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो लार्ज हो जाती है। एक ये हॉप कर जाते हैं स्टूडेंट, दे हॉप, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल से H+ इसके साथ चलता है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ये दे देता है H+ और ये तीसरे वाटर मॉलिक्यूल को देता है। इस तरह से ये ट्रांसफर करते रहते हैं और बहुत ही फास्ट चले जाते हैं, बहुत फास्ट चले जाते हैं। H3O+ इधर से इधर चलता रहता है, इसे हॉपिंग कहा जाता है। इनकी कंडक्टेंस के लिए बहुत ज्यादा है H- और OH की। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अरे भाई सॉल्वेंट के अंदर आयंस ने चलना है, अगर सॉल्वेंट जो है वो मतलब अलाउ ही नहीं कर रहा उसको निकलने के लिए, उसने बहुत ज्यादा उसको सराउंड कर लिया अपने मॉलिक्यूल से, हाइड्रेशन एक्सेस में हो गई तो भी वो कम होगी उसकी स्पीड। दूसरा, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, मतलब सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, अगर सॉल्वेंट विस्कस है तो उसमें से निकलना ज्यादा मुश्किल है। अरे बहुत भीड़ भाड़ में आयन बाहर निकल रहा है, तो आप समझिए कि अगर सॉल्वेंट उसको जाने ही नहीं देगा, अगर सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो उसको अपने पास रख रहा है। और दूसरा विस्कोसिटी, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिर आयन की को निकलने में मुश्किल होगी स्टूडेंट, उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तीसरा, चौथा हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन। बाई कंसंट्रेशन का मतलब है कितने आयन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा आपने डाले थे तो ज्यादा आयंस है तो कंडक्टेंस बढ़ गई, अगर कम है तो कम हो गई। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और भी कंडक्टिविटी की फॉर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो वो हम फर्दर डिक्रीज करेंगे। अब पांचवा यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा स्टूडेंट। टेम्परेचर का मतलब मैंने बताया कि यहां पर क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं स्टूडेंट्स, तो आप बताइए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का वक्त है आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड का वक्त। स्टूडेंट बताइए कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? क्या आंसर है आपका स्टूडेंट्स? आयंस जो है उन्होंने कंडक्ट करना है और वो चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी कोई आयनिक मोबिलिटी होती है, उनकी कोई स्पीड होती है। अगर उनकी स्पीड बढ़ गई तो ज्यादा आयंस ले जाएंगे चार्ज को, करंट को। बोलो हाँ सही जी। है या गलत है? हाँ तो जी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है तो आयंस कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो वो आयंस सॉल्यूशन के अंदर और भी बहुत सारे आयंस हैं तो वो उनमें से फास्ट तेजी से निकल जाएंगे। अगर वो फास्ट स्पीड से चलने शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट, ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ताकत है, धक्का मार मार के निकल जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। दो हैं, एक कैथोड और, तो क्या होगा फिर, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कह रहा हूं, मेटेलिक तो कम हुई थी, यही क्वेश्चन आया था पेपर में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो ये बात समझ में आ गई? यस और नो? सही हो गया? तो आपको पता लगे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है और उनका क्या मतलब है, ऐसा हमने क्यों कहा। एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो। मेरा मकसद है कि तुम्हें समझाना समझाना समझाना, एक एक वर्ड को समझाना, क्या बुक में लिखा है उसको समझ दे। अब ये कहता है कि भाई हमारे पास जो कंडक्टिविटी, तुमने कहा कि एक कंडक्टेंस होती है, चलो पेन को चेंज कर देता हूँ अब यहां तक। वेरी गुड। आपने कहा एक कंडक्टेंस होती है, उसको आपने कहा जी होती है सर, ये 1/r है। देखो हर चीज को नोट कर लेना, ये काम आएगा। और इसके यूनिट क्या बताया तुमने? साइमंस, एस। बोलो सही है?
कंडक्टेंस का सिंबल जी यूज किया गया है एनसीईआरटी में, वही मैंने यूज किया, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। आपने कहा एक कंडक्टिविटी होती है कप्पा, ये ग्रीक सिंबल है कप्पा, कप्पा एक कप पी रहे हो तुम चाहे, है कंडक्टिविटी सिंबल, और नाम भी कैसे रखे गए हैं देखो साइंस में। कंडक्टिविटी का तुमने कहा कि कंडक्टिविटी का यूनिट्स क्या निकाले थे स्टूडेंट, तुमने कंडक्टिविटी का यूनिट्स क्या निकाले थे, ग्रीक है कप्पा, तो कंडक्टिविटी का क्या यूनिट निकाला तुम लोगों ने स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी किसके बराबर थी, कंडक्टिविटी किसके एस बराबर एम थी, इनवर्स। जी इंटू एल बाई ए। यूनिट याद भूल गए तो फिर यहीं से निकालूंगा मैं, तो जी का यूनिट साइमन है, साइमन मीटर इनवर्स। चलो इनको मीटर और मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गई, मैं फार्मूले रख के ही करता हूँ। तो ये मीटर से तुमने एक काट दिया तो साइमन मीटर इनवर्स आ गया। तो अब हमने क्या किया कि डिफरेंट मटेरियल्स की कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आई उसका एक टेबल बनाया है। क्या टेबल बनाया, यहाँ पे दिखाया देखो, ये मटेरियल है, ये कंडक्टिविटी दिख रहा है साइमन मीटर इनवर्स, हाँ जी। ये मटेरियल है, ये कंडक्टिविटी दिख रहा है साइमन मीटर। देखो हर जब कोई टेबल दी जाती है उसको समझ लेना चाहिए, तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा, उसमें से एक क्वेश्चन दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, 4 चॉइसेस कुछ भी देगा। आप यूनिट भी देख लेना चाहिए भाई, यूनिट साइमन मीटर है, और एक मैंने दूसरे बताया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो देखो यहाँ पर उसने कहा कि सब जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी हमने कंडक्टिविटी कितने टेम्परेचर पे निकाली है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इतने टेम्परेचर पे निकाली गई सबकी वैल्यूज। टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया सबके लिए। तो अब इसमें कितने टाइप के सब्सटेंस मिले, एक होते हैं कंडक्टर्स। जब कंडक्टर्स वो होते हैं जो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, वो तो करंट को पास करने देते हैं अपने अंदर से। तो आपने कहा सर इनके अंदर तो मेटेलिक कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना कैरी कर जाते हैं करंट को, वो बहुत हाई स्पीड से चले जाते हैं, तो कंडक्टर्स जो है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू जब कंडक्टिविटी की निकाली गई तो किस रेंज में है, देखो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको वैल्यू देगा, बोलेगा कि ये कंडक्टिविटी है, बताओ ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या कि सेमीकंडक्टर है। तो वैल्यू किस रेंज में आ रही है आप देख रहे हैं, इनकी वैल्यू हाई होती है। यहाँ पे देखो सोडियम की, और ये कॉपर की इससे ज्यादा हो गई है, सिल्वर की इससे भी ज्यादा, गोल्ड की, आयरन की से थोड़ी कम हुई है, ग्रेफाइट की 1.2 इंटू 10 है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमें मिली हैं, जो आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आपके बुक में मिलेगा स्टूडेंट। तो ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं, कंडक्टर्स जो मैंने लिखे कौन कौन से, ये मेटल्स ही हैं सारे, मेटल्स मेटल्स जो हैं स्टूडेंट इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई होती है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब मेटल्स हैं, ये अच्छे अच्छे वाले वो हैं गुड कंडक्टर्स। और इनकी वैल्यू देख रहे हो आपको कितनी मिल रही है, ये 2.1 इंटू 10 पावर 3, ये रेंज है देख रहे हो, 10 पावर 3 से चल रही है वैल्यू। और ग्रेफाइट भी एक कंडक्टर बन गया, ये कार्बन का कंपाउंड है, इसकी अराउंड 1.2 इंटू 10 दिखा रहा है ग्रेफाइट की। और यूनिट कौन से हैं, साइमन मीटर इनवर्स में निकाली गई है कप्पा। तो जो गुड कंडक्टर्स हैं उनकी वैल्यू देख रहे हो आप, हाई होती है साइमन मीटर इनवर्स में, 10 पावर 3 की रेंज में आ रही है। एक रेंज होती है, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। और इसके बाद में आप देख रहे हैं इंसुलेटर्स। तो बताओ कि इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, वो तो कंडक्ट करने नहीं देते इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी वैल्यू तो बहुत कम होगी कंडक्टिविटी की, कितनी कम है देखो, ग्लास है, टेफलोन है, ये जो प्लास्टिक रबड़ वगैरह जो भी होते हैं, तो वैल्यू देख रहे हो 10-16 टू 10-18 पहुंच गई, तो निग्लिजिबल है ही नहीं इसकी कंडक्टिविटी, कप्पा की वैल्यू देख रहे हो साइमन मीटर इनवर्स में बहुत कम है, ठीक है। 10-18 क्या होता है, वो तो निग्लिजिबल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये तो कंडक्ट करेंगे ही नहीं। अब एक्वस सोल्यूशन आ गए, तो वाटर, प्योर वाटर की भी बहुत कम है। देखो प्योर वाटर के अंदर क्या होता है आपको पता है, अगर मैंने प्योर वाटर ले लिया तो आप कहते हो सर ऐसी कोई प्रोसेस होती है, H3O+ और OH-, तो आपने उसमें पढ़ा था कि इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। आपने देखा था 298 केल्विन में कितनी हमने लिखी थी KW,
KW कितनी लिखी थी 10-14, बहुत कम। जो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्टूडेंट, H3O प्लस और OH माइनस। प्योर वाटर के अंदर आयंस बहुत कम है, बहुत कम है, तो वैल्यू देख रहे हो इसकी भी 10-5 की रेंज में। लेकिन इसमें आपने HCl डाल दिया तो एकदम बढ़ गई, देख रहे हो 3.91 में आ गया, 0.1 मोलर HCl डाला तो कंडक्टेंस देख रहे हो बढ़ गई। H प्लस आयन, जहां पे भी आयंस टूटेंगे, ये आयंस टूटे, ये आयंस टूटे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये वीक है, ये वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैंने बताए थे 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और कौन से बताए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनमें कम आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन जब जब डिल्यूशन करता जाऊंगा तो इनकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा आयंस निकलते जाएंगे और हाई इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये कहते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो सारे के सारे आयंस टूट जाते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और यहां पर देखो वैल्यू क्या आ रही है, तो 0.1 मोलर HCl की 3.91 आपको दिखाई गई है साइमन मीटर इनवर्स में कप्पा। तो इनके अंदर आयंस H प्लस आ जाते हैं, एसिटिक एसिड ये वीक है, इनकी वैल्यू से कम है। और फिर सेमीकंडक्टर्स आ गए स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स आ गए। देखो सेमीकंडक्टर्स का तुम बहुत यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, CU, इनकी वैल्यू देख रहे हो इन बिटवीन है, इन बिटवीन है कंडक्टर्स, और ये जो कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती हैं, और इनकी वैल्यूज भी लो हैं स्टूडेंट, लेकिन इनकी डोपिंग कर देते हैं हम। क्या करते हैं, डोपिंग। जैसे सिलिकॉन है उसको मैंने बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर, प्योर फॉर्म में इसकी वैल्यू बहुत कम है, कितनी है प्योर फॉर्म में, 1.5 इंटू 10-2 दिखा रहा है इसकी साइमन मीटर इनवर्स। तो इसके अंदर मैं इंप्योरिटी डाल देता हूं, उसे डोपिंग कहा जाता है। तो बताओ डोपिंग से क्या होता है, तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे डोपिंग से क्या होता है। डोपिंग से क्या होता है स्टूडेंट्स की इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप देखोगे 2 टाइप के आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो डोपिंग मतलब एक इंप्योरिटी को ऐड कर दिया जाता है स्टूडेंट, इंप्योरिटी को ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर। ये ग्रुप 14 का है, ग्रुप 15 का या ग्रुप 13 का एलिमेंट इसमें ऐड किया जाता है, ये ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, तो उससे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं सेमीकंडक्टर्स की, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। और कुछ ऐसे मटेरियल बनाए गए स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ये आपको बात सही लगी या गलत लगी, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। क्या सर? सेमीकंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये सही है। हाँ जी। तो सिलिकॉन कहाँ यूज हो रहा है, सिलिकॉन चिप्स आपने सुने हैं, हाँ सिलिकॉन जी वैली का नाम भी आपने सुना है। तो ये सेमीकंडक्टर है, ये इनके बहुत यूजेस होते हैं, आपको पता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इनका यूज किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, इनकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इन्हें डोपिंग करने पर भी इनकी कंडक्टिविटी इंप्रूव कर दी जाती है। तो डोपिंग में मैंने बताया 2 टाइप के होंगे, सॉलिड स्टेट में भी हम ये पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। और अब कुछ ऐसे मेटल और एलॉयज बनाए गए हैं जो लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर कितना 0 to 15 केल्विन पे सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट। तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और कुछ सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स, उनकी भी सुपर कंडक्टिविटी या टेम्परेचर 150 केल्विन पर हो गई है। तो लो टेम्परेचर पर कुछ ऐसे मटेरियल बनाए गए हैं जिनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई है स्टूडेंट, इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहां पर आपको समझ में आया, मैंने 3 टाइप के सब्सटेंसेस बताए आपको। कंडक्टर्स, उनकी रेंज आपके सामने है, यहां पर देख रहे हैं आप, 1.2 इंटू 10 है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आप समझो 10 to 10 पावर 3 से ऊपर जा रहे हैं, ये इंटू 6 इंटू 10 पावर 3 जा रही है कंडक्टिविटी की वैल्यू। और ये तुम देख रहे हो इंसुलेटर्स की तो वैल्यू बहुत कम है स्टूडेंट्स, 10-16 to 10-18 यूनिट्स ऊपर लिखे हुए हैं। और ये एक्वस सोल्यूशन में भी देख लो, जब एसिड या बेस वगैरह डाल देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ज्यादा, वीक की। और फिर सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू देख रहे हो इन बिटवीन है,
और इनकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए डोपिंग की जाती है, और इनका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका बहुत यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। और कुछ सुपर कंडक्टर्स हमारे पास बने हैं जिनकी वैल्यूज हम दिखा रहे हैं स्टूडेंट। अब ये मेजरमेंट कैसे करोगे कंडक्टेंस की? देखो, आपने फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट आपने देखा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, बोलो देखा? हाँ जी सर। उससे आप क्या निकालते हो? फिजिक्स की लैब में एक अननोन रेजिस्टेंस जो होती है उसको निकाला जाता है स्टूडेंट। अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको हम यूज करते हैं उससे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आर को निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फिजिक्स से, व्हीटस्टोन ब्रिज से। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां रख दूंगा, ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो फिर मैं कप्पा की वैल्यू निकाल सकता हूं। कप्पा का वैल्यू हमने निकाला था स्टूडेंट। कप्पा क्या क्या था? कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। कंडक्टेंस क्या होती है? 1/r इंटू एल बाई ए स्टूडेंट। तो आर हम निकालते हैं, ये अननोन वाला, इसको मैं R2 लिख रहा हूं यहां से। जैसे ये R जो है मेरा अननोन रेजिस्टेंस स्टूडेंट, ये हम निकालते हैं बाय यूजिंग ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको फिजिक्स में ज़्यादा हमें इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज इसने बनाया था। ये R4, ये R1, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको चेंज करते हैं। ये R3 है, यहाँ पे सप्लाई दिख रही है आपको AC की, और ये एक डिटेक्टर है। जब यहाँ पर डिटेक्टर पर 0 आ जाता है तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाती हैं। तो फिर इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला क्या है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो इससे हम R2 जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकाल सकते हैं। हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, वो अब कोई मेटल की तार नहीं है। वो क्या है? मेटल की तार तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास तो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम? सोल्यूशन को फिर कैसे बनाएंगे? सोल्यूशन के अंदर तो मैं लगा नहीं सकता तारें, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंडक्टिविटी सेल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंडक्टिविटी सेल। तो सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट हम कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या स्टूडेंट क्या किया कि एक ग्लास की ट्यूब ले ली, ग्लास की ट्यूब ले ली जैसे, ठीक है। तो ग्लास की ट्यूब को अंदर मैंने ये डाल दिए, एक कनेक्शन ये है, एक कनेक्शन ये है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ डालने के लिए, ज़्यादा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, तो ऐसे हमने इसको रखा स्टूडेंट। ये मेरा बंदा, इसको खोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन डाल दूंगा। क्या करूंगा स्टूडेंट? सोल्यूशन भर दूंगा इसके अंदर, सोल्यूशन भर दूंगा। तो ये प्लेट्स हैं, इनका डिस्टेंस मान लो हम फिक्स कर देते हैं, ये L है, L को हम फिक्स कर देते हैं स्टूडेंट, और ये A भी फिक्स कर देते हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं इनका कोई एरिया होगा जो सोल्यूशन के कांटेक्ट में होगा। तो L और A को हम फिक्स कर देते हैं। L जो भी L मेरा है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और A को मैं फिक्स कर देता हूँ। ये मेरे देखो, ये मेरे इलेक्ट्रोड है। तो एरिया और A को हम फिक्स कर देते हैं जो भी सेल होता है। तो L और A को हमने फिक्स कर दिया स्टूडेंट, L और A को फिक्स कर दिया, और L और बाई A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेल कांस्टेंट। तो यहां पर जो लगा हुआ है वो कंडक्टिविटी सेल है, ये इसके अंदर सोल्यूशन है, कंडक्टिविटी सेल ये लगा हुआ है। तो इसकी रेजिस्टेंस यहां से हमें मिल जाएगी, इससे व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या मेजर कर लेंगे? इसकी रेजिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, ये हमें पता होती है ऑलरेडी। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये फिक्स्ड है स्टूडेंट, क्योंकि L और A हमने फिक्स कर दिया। तो ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू नोन है हमें, L बाई A, ये हमें पता है सेल कांस्टेंट। तो आपने ऐसा कहा कि ये हो गया 1/r इंटू G नॉट। G नॉट क्या है? सेल कांस्टेंट। ये वैल्यू मुझे पता है, तो
आर की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, यहां रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, कप्पा। तो इस तरह से हम मेजरमेंट कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। किसकी मेजर कर लेते हैं स्टूडेंट, कंडक्टिविटी की मेजर करते हैं बाई मेजरमेंट ऑफ, इस सॉल्यूशन की R2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस जो होती है, बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो समझ में आ गया हाँ जी। फिजिक्स का। तो जो सेल हमने बनाए स्टूडेंट, दो टाइप के सेल आपकी बुक में दिखाए हुए हैं जो कि हम यूज करते हैं। जैसे कि एक ये वाला सेल हमने बनाया जो मैंने दिखाया था, ये मेरे इलेक्ट्रोड है, इनका एरिया और ये लेंथ फिक्स हो जाती है, और ये कनेक्टिंग वायर्स देख रहे हो। और एक इस शेप का भी इन्होंने सेल बनाया कि इसके अंदर देखो प्लाटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये लेंथ है, और ये इसका एरिया जो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा। ये सारी वैल्यू जैसे सेल कांस्टेंट कहते हैं, जी नॉट इज माय सेल कांस्टेंट स्टूडेंट। इसकी वैल्यू आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, ऑलरेडी हम निकाल लेते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं इनकी वैल्यूज को, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करके जी नॉट वैल्यू सेल की हमेशा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है किसी भी सेल के लिए, ये चेंज होने वाला नहीं है एल बाई ए। और इसका यूनिट्स क्या होंगे, देखो इसके यूनिट्स क्या होंगे सेल कांस्टेंट के, ये मीटर है तो ये मीटर इनवर्स हो गया, ये जी नॉट के यूनिट्स, और सेंटीमीटर है तो फिर इसके सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, उस तरह से हम इनको निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, आर रो क्या हो गया 1 बाई कप्पा, और एल बाई ए सेल कॉन्स्टेंट होता है जी नॉट। तो फिर आपका फार्मूला बन जाता है स्टूडेंट, एल बाई ए को हमने सेल कॉन्स्टेंट बोला, तो ये फार्मूला हमारे को मिल गया। क्या फार्मूला मिल गया स्टूडेंट, आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए आपने बनाया था, इसको आपने कहा रो इंटू जी नॉट, जी नॉट क्या है सेल कांस्टेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जी नॉट इज इक्वल टू, जी नॉट मतलब सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट R इंटू 1 बाई रो। 1 बाई रो क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी थी, 1 बाई रो कंडक्टिविटी होती है, R इंटू कप्पा। तो इस तरह से फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के छोटे छोटे, इनको हम यूज करते हैं, बार बार हम यूज करेंगे। तो इस तरह से सेल कांस्टेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने निकाली थी इन सेल्स को यूज करके, और वो उसकी एक टेबल बना दी। जो भी सेल मैं यूज करूंगा उसकी ये वैल्यू मेरे को गिवन होगी, पता होगी। ये वैल्यू पता है तो फिर मैं कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ इसको आर से डिवाइड करके। तो ये वैल्यू मुझे पता है और ये वाली वैल्यू पता है स्टूडेंट, तो मैं आर की वैल्यू पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ। तो फिर कंडक्टिविटी निकालने का ये एक तरीका है स्टूडेंट, हम मेजर कर लेते हैं कंडक्टिविटी की वैल्यू को यूजिंग व्हीटस्टोन। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की जो स्टोरी हम करेंगे। बहुत अच्छा रहा ये, आपको सारा समझ में आ गया कि कंडक्टेंस क्या होती है, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, और इनको मेजर कैसे करेंगे, और इनके फार्मूले और इनके यूनिट्स भी आपको पता लग गए। कितने टाइप के मटेरियल मैंने बताए वो भी पता लग गए, कि इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सॉल्यूशन, उनकी कंडक्टिविटी की रेंज भी हमने आपको साइमन मीटर इनवर्स में बता दी मैंने। यस और नो बोलो। तो इसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन पेपर में आंसर करते हो, फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में।